हेलो गाइस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग देख रहे थे चट्टान, मृदा, ज्वालामुखी और भूकंप। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मृदा को पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास कहा जाता है। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं एडेफोलॉजी। मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टियों के तहत पूर्णतया विकसित एवं प्रौढ़ मिट्टियाँ आती हैं और इनमें मृदा परिच्छेदिका के प्रायः सभी संस्तरों का विकास रहता है। इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किन दशाओं से होता है? तो ये होता है सुप्रवाहित दशाओं में। टुंड्रा, मरुस्थलीय, चेस्टनट, चरनोजम, प्रेयरी, पोडजॉल तथा लेटराइट मिट्टियाँ किस प्रकार की मिट्टियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टियों के। किस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर निचले भागों में जल भराव रहता है तथा जल के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है? तो ये है अंतःमंडलीय या अंतः प्रादेशिक मिट्टियाँ। किस श्रेणी की मिट्टियों में मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है और मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की रचना तथा गुणों में भिन्नता के बजाय लगभग समानता पाई जाती है? तो ये है अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियाँ। अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियों के प्रमुख उदाहरण किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं? तो ये लिथोसॉल, जलोढ़ तथा रेतीली मिट्टियाँ हैं। किस प्रकार की मिट्टी की सतह शुष्क और उसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है? तो ये है मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग मरुस्थल की श्रेणी में आता है? तो ये 25 सेंटीमीटर। भू संचलन, भूपर्पटी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। इस दृष्टि से क्या भूपर्पटी गत्यात्मक है? तो हाँ, भूपर्पटी गत्यात्मक है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। साथ ही धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रवाहित होता रहता है। बाह्य बलों को बहिर्जनित बल कहा जाता है। आंतरिक बलों को क्या कहते हैं? तो इसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बलों की उत्पत्ति भूगर्भ में पर्याप्त गहराई पर आंतरिक ताप, चट्टानों के फैलाव तथा सिकुड़न, विभिन्न रासायनिक तत्वों के योग आदि अनेक कारणों से होती है। इन भूगर्भिक बलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम विवर्तनिक बल या टेक्टोनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अंतर्जनित बल निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाते रहते हैं या उनका निर्माण करते हैं। उनसे कहीं भूपटल ऊंचा उठ जाता है, कहीं नीचे धंस जाता है। इस अंतर्जनित विवर्तनिक हलचलें धरातल पर किस रूप में उत्पन्न होती हैं? तो ये पटल, विरूपण और ज्वालामुखी क्रिया के रूप में उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर काट छांट करने वाली बहिर्जनिक शक्तियाँ सूर्य की सहायता से धरातल पर कार्य करती हैं। इन क्रियाओं का परिणाम क्या होता है? तो इन क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन, निम्न क्षेत्रों, गर्तों का भराव, अधिवृद्धि, तल्लोचन। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहते हैं? तो इसे हम तल संतुलन कहते हैं या ग्रेडेशन कहते हैं। बहिर्जनित शक्तियों को किसने तल संतुलन या श्रेणीकरण की शक्तियाँ का नाम दिया है? तो ये दिया है ट्रिवार्चा ने। इसमें हम ये दिया है, अगला इसमें छोटा सा टॉपिक है कि किसे कहते हैं शैल चक्र। तो एक चक्रीय तरीके से कुछ विशेष परिस्थितियों में एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार में बदलती है। एक चट्टान से दूसरे चट्टान में बदलने की यह प्रक्रिया शैल चक्र कहलाती है। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो जमकर अग्नेय चट्टान बन जाता है। जब अग्नेय चट्टान छोटे कणों में टूटती है तो इसे विभिन्न माध्यमों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और जिसके जमा होने से अवसादी चट्टान बनती है। जब अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों पर ताप और दबाव डाला जाता है तो ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। अगला इसमें टॉपिक दिया है कि किसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना और संरचना से संबंधित अध्ययन करती है। यह वस्तुतः भूविज्ञान की शाखा है जो चट्टानों का अध्ययन करती है। पेट्रोलॉजी में 3 उपविभाग होते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी प्रयोगशाला में मेगास्कोपिक एवं माइक्रोस्कोपिक चट्टानों की विशेषताओं के नमूनों पर अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इस प्रयोगशाला में रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत धातु एवं गैर धातु खनिज का अध्ययन भी किया जाता है।
अगला टॉपिक है क्या है मृदा सूर्यीकरण तकनीकी। तो मृदा सूर्यीकरण तकनीकी में पारदर्शी पॉलीथीन प्लास्टिक मल्चिंग से वर्ष के अधिक तापमान वाले महीनों में सिंचाई के बाद खाली पड़े खेत को ढक देते हैं और पॉलीथीन के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि मृदा में अवशोषित एवं संचयित ताप बाहर न निकल सके। इससे खेत की सतह पर तापमान में लगभग 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, जो कि मृदा को उसमें पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं एवं खरपतवारों के बीजों के संक्रामकता दोष से शुद्धि करता है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि तल संतुलन अथवा श्रेणीकरण के कार्य किन दो रूपों में संपन्न होता है। तो ये होता है निम्नीकरण और अधिवृद्धि में। किस प्रकार के श्रेणीकरण द्वारा समुद्र तल से ऊपर उठे भूभागों को समुद्र तल के बराबर काट छाट करके लाए जाते हैं। तो ये है निम्नीकरण। धरातल पर जो भी द्रोणियों झीलों तथा समुद्र हैं उनमें अवसादों के जमाव भरकर किस प्रक्रिया द्वारा उनको समुद्र तल के बराबर लाने का प्रयास किया गया है। तो ये है अधिवृद्धि। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसे हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं, बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो ये हैं अपक्षय, बृहत क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण। किसके अभाव में अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण संभव नहीं होगा। तो ये है गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, उत्पादित तथा निर्मित करती हैं किसके अंतर्गत आती हैं। तो वे पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। धरातल की वे सभी हलचलें तथा विस्थापन जिनके द्वारा भूपर्पटी मुड़ती तथा टूट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप धरातल पर अनेक विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, क्या कहलाता है। तो ये पटल निरूपण कहलाता है। उन संचलनों या हलचलों को क्या कहा जाता है जिनका निर्माण महाद्वीपों की क्रियाशीलता से होता है और जो भूगर्भ में लंबवत दिशा के क्रियाशील रहती हैं। तो ये है महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें। ओरोजेनेटिक हलचलों के कारण पृथ्वी की चट्टानें मुड़ती और टूटती हैं। भूपटल की चट्टानों के मुड़ने से ही किन की उत्पत्ति होती है। तो ये उत्पत्ति होती है पर्वतों की। पर्वत निर्माणकारी हलचलें भूपटल पर 4 प्रकार से प्रभाव डालती हैं: वलन, भ्रंशन, संचलन और संधि। भूपर्पटी के संपीड़न बलों द्वारा उत्पन्न चट्टान स्तर में मोड़ पड़ने को क्या कहा जाता है। तो इसे हम वलन कहते हैं। भूगर्भिक शक्तियों द्वारा भूपर्पटी के संस्तरों के विभंजन के कारण चट्टानों का अस्थायी स्खलन और विस्थापन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को भ्रंशन या फॉल्टिंग कहते हैं। संचलन में भूपटल का विस्तृत क्षेत्र लहर के समान ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर उठे भाग को भू अपनति कहा जाता है। नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो इसे हम भू अभिनति कहते हैं। चट्टान पृष्ठ में पाए जाने वाली उन दरारों को क्या कहा जाता है जो भ्रंशों के विपरीत खंडों के मध्य अल्प संचलन के परिणाम स्वरूप कमजोर जगह में पड़ जाती हैं। तो उसे हम ज्वाइंटिंग या संधि कहते हैं। जब जमाव द्वारा धरातल में भ्रंशन की प्रक्रिया होती है तो उससे शिल्प पिंड का एक भाग ऊपर उड़ जाता है और दूसरा भाग नीचे धंस जाता है। शिलाओं के इस तरह खिसक जाने से ढलावदार पर्वत का रूप बन जाता है। इसे ढलावदार पर्वतीय रूप को क्या कहते हैं। तो इसे हम भ्रंश कगार कहते हैं या फॉल्ट स्क्रैप बोलते हैं। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक दिया है भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात 2 महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिन्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में
मिल जाती है। प्रमुख प्लेटों की सूची। इसमें मुख्य प्लेटें हैं अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी शामिल है। अगला है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अंध महाद्वीपीय तल सम्मिलित हैं तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल सहित और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। फोर्थ नंबर है प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है, यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। कुछ इसमें छोटी प्लेटें भी दिया है, जैसे कोकोस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट इसमें अधिकांश अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ज्वाला से निकलने वाले कुछ विखंडित पदार्थ दिए गए हैं, जैसे ब्रेशिया, कूड़ वाले अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, प्यूमिस, लावा झाग के ठंडा होने पर बने छोटे छोटे चट्टानी भाग, बॉम्ब, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों, लेपली, मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले छोटे टुकड़े, स्कोरिया, चने या मटर के आकार वाले टुकड़े, टफ, धूल कणों तथा राख के घनीभूत होने से बने चट्टानी टुकड़े, राख अत्यंत बारीक तथा महीन ठोस कण। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, तनाव द्वारा धरातल पर बने दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग जब अपनित होकर अपनति द्वारा ऊपर उठ जाता है तो दोनों ही स्थितियों में मध्यवर्ती भाग ऊपर उठे हुए कटक के समान प्रतीत होता है। इसलिए इस प्रकार के भ्रंश को क्या कहते हैं, तो इसे हम कटक भ्रंश कहते हैं। जब भ्रंशन में एक स्थान की चट्टानें अपनी जगह की ही स्थिति रहती है और दूसरे किनारे की चट्टानें में खिसकने की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम द्वार संधि भ्रंशन कहते हैं। जब चट्टानी परतों का एक भाग ऊपर उठा हुआ तथा दूसरा नीचे की ओर धंसा हुआ होते हैं तो उस भ्रंशन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम घूर्णी भ्रंशन कहते हैं। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथावत रहे परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं तो इस प्रकार से निर्मित घाटी को क्या कहा जाता है, तो इसे रैंप घाटी कहा जाता है। भारत में रैंप घाटी का प्रमुख उदाहरण कौन सी घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी, असम। भ्रंशन प्रक्रिया के कारण धरातल के मध्य का भाग नीचे की ओर धंस जाता है। इसके धंसने से जिस घाटी का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। अधिकांश रिफ्ट घाटियाँ लंबी, सकरी और अधिक गहरी होती हैं। विश्व की प्रसिद्ध भ्रंश घाटियों में पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी, जर्मनी के वाशिर पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच राइन भ्रंश घाटी तथा स्कॉटलैंड में मिडलैंड की भ्रंशन घाटी उल्लेखनीय है। भारत की नर्मदा, ताप्ती एवं ऊपरी दामोदर नदी की घाटियाँ किस प्रकार की घाटियों के उदाहरण हैं, तो ये हैं भ्रंश घाटी के उदाहरण। वह कौन सी घाटी विशाल रिफ्ट घाटी का हिस्सा है जो उत्तर में गलीली के सागर से इजराइल के दक्षिणी बिंदु एलात तक 275 किलोमीटर की दूरी तक फैली है तथा इजराइल और पूर्व में जॉर्डन की सीमा के रूप में काम करती है, तो ये है जॉर्डन घाटी। नदी अपहरण द्वारा निर्मित नदी घाटी का वह भाग जो शुष्क हो जाता है अथवा चूना पत्थर प्रदेश में जब नदी का जल विलयन छिद्र में प्रवेश करके नीचे चला जाता है जिससे आगे की घाटी जल रहित और शुष्क हो जाती है, इसी को मृत घाटी या शुष्क घाटी कहा जाता है। मृत घाटी कहाँ पे स्थित है, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। मृत घाटी या शुष्क घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो ये रिफ्ट घाटी है। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ स्थिर रहे परंतु किनारों के स्तंभ नीचे धंस जाएं तो किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, तो ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट एवं वाशित किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं, तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ तो स्थिर रहें परंतु बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए तो उससे किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, तो उससे हॉर्स्ट पर्वत। प्रमुख उदाहरण जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत होता है।
सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये प्लेट विवर्तनिकी का अवधारणा प्रस्तुत की। एक विवर्तनिकी प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक प्लेट की महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर से संबद्ध है अथवा महाद्वीप से। प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है। यूरेशियन प्लेट को किस प्रकार का प्लेट कहा जाता है? तो इसे महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितनी प्लेटों में विभक्त है? तो ये 7 मुख्य प्लेटों व 6 छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन द्वीप किस प्लेट की सीमा का निर्धारण करते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट का निर्धारण करते हैं। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कौन सा दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये नजका प्लेट के बीच स्थित है। फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कौन सा प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है? तो ये कैरोलिन प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सा प्लेट स्थित है? तो फ्यूजी प्लेट स्थित है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेटें चलायमान है। किसकी संकल्पना के अनुसार केवल महाद्वीप गतिमान है, प्लेटें नहीं? तो ये वेगनर की संकल्पना के अनुसार। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप किस रूप में विद्यमान था? तो ये पैंजिया के रूप में विद्यमान था। इसमें ये हमारा दिया है विश्व की प्रमुख बड़ी और छोटी प्लेटों का विवरण यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये रहा आज का हम लोग क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।